मुझे भी नहीं पता यार ज्यादा। धोखा हुआ है, फंसा लिए गए हो तुम लोग हैं। बॉटनी के नाम पे बुला के फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जबरदस्ती, है ना। ये मुझे भी नहीं पता भाई क्या हुआ है, मुझे बस बॉटनी के नाम से फिजिक्स पढ़ाया जा, और बहुत लोग फंसाए लग रहा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है मुझे। लेकिन नहीं नहीं, सही सही क्लास में है आप लोग। चलिए। सर ये क्या हो गया? जो देखा वो हो गया। आप दूसरी पार्ट वाला की ना आप बॉटनी कब से पढ़ाने लगे? बॉटनी का भैया, बॉटनी में ग्रेविटेशन कहाँ से आ गया सर? ठीक है भाई, ये तो बॉटनी फिजिक्स हो गया। वो एक मीम नहीं बहुत वायरल हो गया था, हे जगन्नाथम। ज्वाइन हो गया सर, क्लास दूसरा चेंज हो गया सर, लग रहा है दूसरे बैच में ज्वाइन हो गए क्या सर हम? नहीं नहीं, सही जगह आए हो एकदम, बहुत रोज तो हर तीसरे सेक्शन में। नहीं 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 नहीं, एकदम सही जगह आए पढ़ा दो आप यार। एक्चुअली मैं तुम लोग बताऊं बच्चों, मुझे बड़ा मन था मेडिकल फील्ड में जाने का, पर 10वीं में बॉटनी आई, और बॉटनी में फिर वो सेल्स के स्ट्रक्चर और वो सब, बॉटनी की वजह से मैं आज मेडिकल फील्ड में नहीं हूँ। तुम लोग को अच्छा, ठीक, गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको बॉटनी पढ़ा दूंगा, बिल्कुल। बच्चों आप लोग का इंटरेस्ट है, मतलब बॉटनी और जूलॉजी में किस में ज्यादा आप लोग को इंटरेस्ट आता है? जूलॉजी, जूलॉजी। तो बॉटनी में मतलब ऐसे ही मैं अपनी क्यूरियोसिटीज पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो बच्चों आप लोग मतलब एक ही पेड़ के बारे में पढ़ते हैं, या सारे जो बेसिक्स होते हैं सारे पेड़ों की उनकी उनके? गुड आफ्टरनून। जूलॉजी में तो मुझे याद है वो हम लोग वो फैमिलीज पढ़ते हैं ना, रेप्टाइल और ये सब। हम्म, वही वही मतलब बॉटनी में। तो जैसे नहीं नहीं, जूलॉजी का तो जय हो, जूलॉजी का मेरा फंडा क्लियर है, बस बॉटनी मुझे बताओ। जैसे हम लोग ये फैमिलीज पढ़ते हैं ना, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, और जूलॉजी में वैसे बॉटनी में भी ऐसी फैमिलीज होती हैं क्या पेड़ों की, कि ये इस फैमिली का? गुड गुड आफ्टरनून। अच्छा, हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो मैं बॉटनी में तुम ही लोगों से पढ़ हाँ भैया, मैं सच में फिजिक्स पढ़ाऊंगा आज, जिन लोग बॉटनी का वो लेके बैठे हैं भैया। मैं देखो, मैं मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, शायद मैम आज मतलब अवेलेबल नहीं होंगी किसी कारण से, मुझे कारण भी नहीं पता कि क्यों, पर मुझे ऐसा बताया गया कि थोड़ा इमरजेंसी है, अ, तो मैं आ गया बस। अब आई डोंट नो भैया, मेरे पास इसका कोई। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। फिजिक्स इसलिए लग जाती है बच्चों हर बार एक्स्ट्रा में, क्योंकि जिस समय आपकी क्लासेस रहती है उस समय मेरा स्लॉट एक खाली रहता है तो मैं आ जाता हूँ, ठीक है। डीपीपी बिल्कुल हो सकती है, रुको एक सेकंड में देखता हूँ, मेरे पास पड़ी होंगी डीपीपी, कर लेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे पर। हाँ, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग जितना पढ़ाए उतना आएगा टेस्ट में? मॉर्निंग में जितना पढ़ाया नहीं बेटा, ये जो अभी पढ़ाऊंगा वो भी आए, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरा आ रहा है, और उसका वेरिएशन भी आ रहा है। तो हम लोगों ने अभी एक ही वेरिएशन देखा है, हाइट के साथ कैसे होता है, अभी डेप्थ के साथ वेरिएशन देखेंगे, रोटेशन का देखेंगे, बहुत सारी चीजें। जितना मॉर्निंग में पढ़ा है उसकी डीपीपी करा दूं? चलिए ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाँ ठीक, मैं बोलता हूँ, डीपीपी मेरे पास जैसे ही आती है हम लोग करते हैं डिस्कशन, ठीक है। फिलहाल तो आ जाओ, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। कौन सी क्लास में, कौन से बैच में बताइए? मुरादाबाद, ओके अभी बताते हैं। चलिए बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। वैसे हम लोग मॉर्निंग में यही डिस्कशन कर रहे थे।
जल्दी छोड़ देंगे ना। अरे इतने तुम लोग अनएक्सपेक्टेड कभी कभी तो फंसते हो, आज मिले हो तुम लोग, थोड़ा पढ़ाया जाएगा। सर प्रोफेशन में तो ऐसा ही है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए टेस्ट से एक दिन पहले भी मिल जाता है कभी कभी तो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, अभी मुरादाबाद पाठशाला नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो तो बताइएगा। हाँ चलिए, ड्यू टू डेप्थ आ जाइए बच्चों, करते हैं शुरू डिस्कशन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। आपकी क्लास है? जी जी बिल्कुल मेरी क्लास है, अभी तक हम लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए। मेरी क्लास है बच्चों, मुझे आप अगले 1 घंटे 45 मिनट फिर से देखेंगे। तो डेप्थ डी पे हमें ग्रेविटेशन, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है यार मैम का, शायद मुझे बस ये पता चला कि कुछ अर्जेंसी है तो मुझे क्लास लेनी है। बाकी मैम शायद मैं गेस ही कर सकता हूँ, मुझे कोई जानकारी है नहीं। हेलो सर। बोलिए बेटा। सर मैम अपने घर गई होगी। जो भी है, हाँ आइए। तो डेप्थ डी मतलब बच्चों पॉइंट ए पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, जी एम डिवाइड बाय आर क्यूब टाइम्स स्मॉल आर। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। अब तो ये आर सेंटर से दूरी होती थी और हमें यहां पे चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पे चाहिए डी डेप्थ पे। तो वो सेंटर से कितना दूरी पे है, सेंटर से जो दूरी हो जाएगा इसका वो डी माइनस आर हो जाएगा। सॉरी, टोटल डिस्टेंस ये यहां से लेकर तक यहां तक रेडियस है आर, तो सेंटर से पॉइंट ए की जो दूरी हो जाएगी वो आर माइनस डी हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक पॉइंट ए निकालना है, टोटल दूरी आर है, डी डेप्थ है, तो आर माइनस डी यहाँ पे सेंटर से दूरी हो जाएगी। तो जो स्मॉल आर है उसकी जगह हम लोग कैपिटल आर माइनस डी रख देंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डेप्थ डी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जी एम बाई आर क्यूब, और स्मॉल आर के जगह हम लोग रख देंगे कैपिटल आर माइनस डी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब बच्चों इसमें से एक काम करते हैं कि एक आर स्क्वायर को एज इट इज यहां पे रख देते हैं और एक आर को भेज देते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और थोड़ा सा बच्चों तुम लोग मदद कर दो यार इस बारे में कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको क्या बोला जाता है? जी नॉट। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। तो ये जो हम लोग जी निकाल रहे हैं बच्चों, ये जी एट एनी डेप्थ डी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, और 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, तो ये आपका बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी डेप्थ डी। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने वहां पे एक फॉर्मूला निकाला था, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, एक फॉर्मूला निकाला था जी एम ई डिवाइड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला निकाला था जी ब्रैकेट में 1 माइनस टू एच अपॉन आर ई। तो आज सुबह ही बच्चों वैसे डिस्कशन हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, या दोनों कभी भी लगा सकते हैं, मतलब क्या डिफरेंस रहता है दोनों में? तो दूसरा फॉर्मूला तभी आएगा जब हाइट जो है कम होगी हाँ, सेकंड वाला फॉर्मूला हाइट से बहुत कम होगी हाइट, तब आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एकदम सही है। अच्छा बच्चों, इसमें ये जो फॉर्मूला डिराइव किया, इसमें कोई कंडीशन है क्या इस टाइप की? ये ऑलवेज वैलिड है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें मैंने पूरे कैलकुलेशन में कुछ भी कहीं पे अजम्पशन कुछ भी नहीं लिया है, तो ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा नोट बना के, ऑलवेज वैलिड, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है बच्चों, एक सवाल ले रहा हूं, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, देखिएगा थोड़ा सा, लिखिए लिखिए लिखिए।
चलिए बच्चों एक सवाल लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थोड़ा कंसंट्रेशन से करिएगा। स्लाइड बैक कर देना। अच्छा, इस सवाल कर लीजिए, फिर लगाता हूँ पिछली स्लाइड। अरे सर अभी कर देते। फॉर्मूला नहीं लिख पाए क्या? यस सर। चलिए चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और बाकी फिर स्लाइड आपको दिखा दूंगा मैं। ये फॉर्मूला यूज करना है। जिनका भी आंसर आ जाए बता दीजिएगा। हम्म अरे तू अपना बता कीपर कौन है? आए बच्चों, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। 1.8 ओके। और किसी का कुछ है? 0.9 ओके। 0.9 बी या डी? डी, डी ऑप्शन ओके। Stone weighs 100 Newton on surface of Earth. Ratio of its weight at a height h. ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा ओके। यस सर ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, रेशियो ऑफ इट्स वेट एट अ हाइट, तो हम बच्चों इसके वेट का रेशियो एट हाइट निकालना है, तो उसको हाइट वाले को WH लिख देते हैं, और हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो सिग्निफिकेंट दूरी है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जो एट हाइट h वाला यूज करते थे, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और रेशियो लेना है चूंकि डेप्थ से, तो डेप्थ के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक है, रेशियो ले लेते हैं बच्चों, तो ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो वेट एट हाइट h टू वेट एट डेप्थ इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 माइनस डी, और जो डेप्थ है वो बोला जाता है कि रेडियस का आधा है, तो बेटा जब यहाँ पे d की वैल्यू आप r/2 रखेंगे ना, तो ये 1/2 होगा कैंसिल करके। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं यहाँ पे d की जगह r/2 रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी r/2 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2, देखिए बच्चों ध्यान से, है ना, यहाँ पे भी h की जगह r/2 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 ये बन जाएगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। तो बच्चों देखिए ऊपर घट के बचेगा 1/2 और नीचे 9/4 रखा हुआ है, तो ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 18, यानी 2 इंटू 9, और कैंसिल कर दीजिए बच्चों, 2 से कैंसिल 2/9 है ना, तो 0.0 एक बच्चों 0.2 कुछ आ रहा है ना, मैंने कुछ कैलकुलेशन में चेक करी क्या, एक सेकेंड। अच्छा मैंने रेशियो कुछ उल्टा करेगा, 4 ऊपर जाएगा 9 इंटू 2, हाँ नहीं 4 ऊपर जाएगा 9 इंटू 2 नीचे आएगा, 4/18 हो जाएगा सर। तो फिर 2 से कैंसिल कर 9 इंटू 2 2 से, 4/18। अच्छा इन्होंने रेशियो किसका पूछा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। द रेशियो ऑफ इट्स वेट एट हाइट h ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ टू अ डेप्थ, तो WH/WD ही पूछा है। आप लोग का WH/WD कितना आ रहा था? मतलब WH/WD
8/9 आ रहा था, रुक जाइए। हाँ, मैंने कहाँ मिस्टेक करी, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ये ऊपर जाएगा तो ये बच जाएगा 1 माइनस डी, तो 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा, और नीचे बचेगा 1 प्लस 1/2, 3/2, यानी 9/4। सर दोनों को सेपरेट निकाल के कर लो फिर। नहीं ठीक है, चलो कहाँ पे मिस्टेक किया मेरे को दिख नहीं रहा है। ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा। मेरा अजीब सा आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक, कोई नहीं। ये इसके लिए बोल रहे क्या? कैसा है वो नीचे? राइट राइट, है ना। तो इसको एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, WH/WD बराबर, ये इसको, ये एक्चुअली ना ये ऐसा कुछ बनेगा 1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर, तो ये 9/4 बन जाएगा। हाँ, और होल डिवाइडेड बाई बनेगा 1 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4/9 होल डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8/9। हाँ, 8/9 बन जाएगा, तो 0 पॉइंट, और बच्चों 0.9 के अप्रॉक्स आएगा, मतलब 0.8 समथिंग आएगा। डी ऑप्शन आएगा। तुम लोग सही थे भाई, परफेक्ट। तुम लोग ऐसे नहीं मतलब ऐसे नहीं मेरी बात में बात मिलाते जाओ। मैच किया ना बच्चों, डी ऑप्शन तुम लोग का। कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठा दीजिए तो। चलिए चलिए, ठीक है। हाँ, 0.9 आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। और आते हैं, एक सवाल और देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं, फिर सवाल देखते हैं। देखिए, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी डेप्थ d, इट इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए, हाँ हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, बिल्कुल 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 बच्चों। इसके बाद ना आप यहाँ चले जाइए, ये नोट करिएगा। चलिए बच्चों, बदल रहा हूं मैं स्लाइड। ये कुछ बच्चे नहीं कर पाए थे, नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, अब इसी के कंटिन्यूएशन बच्चों एक चीज थोड़ा सा बतानी है। जैसे हम लोगों ने परसेंटेज चेंज इन जी निकाला था विद हाइट, वैसे ही परसेंटेज चेंज इन डेप्थ निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही कैलकुलेशन करेंगे जैसा जैसा हम लोगों ने पिछले हाइट के साथ किया था। तो देखिए जरा, तो जी डी बराबर जी टाइम्स 1 माइनस डी अपॉन आर। जी को इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा जी डी माइनस जी बराबर जी डी बाई आर। जी से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंट, अब इसमें आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा डी बाई आर इंटू 100, दैट इज परसेंटेज डिक्रीज इन जी। तो अगर आप डी डेप्थ पे जाते हैं तो इतना परसेंटेज डिक्रीज होगा। और फिर से एक बार, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, हमेशा वैलिड रहेगा फॉर्मूला, डेप्थ अपॉन आर इंटू 100, दैट विल द परसेंटेज डिक्रीज इन जी। हाँ, माइनस साइन बिल्कुल आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, इसलिए नहीं काउंट कर रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज लिख दिया है। तो अच्छा, इसमें भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जाएंगे जी की वैल्यू घटती जाएगी। तो सरफेस पे मैक्सिमम रहती है, सरफेस के अंदर जाएंगे तो घटेगा, सरफेस से बाहर जाएंगे तो घटेगा। तो हाइट के साथ भी घटेगा और डेप्थ के साथ भी घटेगा। बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए, नहीं समझ आया। परसेंटेज इंक्रीज इन जी, तो फिर यार मतलब बेसिक से करना करेंगे, बाकी मैं फॉर्मूला थोड़ा सा आपको सोच के बताता हूँ। परसेंटेज इंक्रीज तभी हो सकता है जब आप सेंटर से दूर जा रहे हो, है ना। तो सेंटर से दूर जा रहा हो तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। वहां पे फिर आप ऐसे सोचोगे परसेंटेज इंक्रीज के लिए,
देखो सरफेस से दूर जाओगे तो घटेगा, और सरफेस से आप अंदर जाओगे तो भी घटेगा। इंक्रीज तभी हो सकता है जब आप सेंटर से दूर जा रहे हो। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, तो चेंज इन जी ये बनेगा बेटा। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है तो डी जी बाई जी इंटू 100 बराबर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ठीक है, तो है ना, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा बच्चे, क्योंकि डेप्थ से ही पूछते हैं वो, कि डेप्थ मतलब आप सरफेस से इतना अंदर जाओगे तो बताओ परसेंटेज। इंक्रीज का नहीं पूछता, फिर भी पूछा जाए तो देखिए लीनियर रिलेशन होता है, आप उसको डिराइव कर सकते हैं ना। ठीक है, और कंटिन्यूअस, चूंकि देखो इसमें ना जैसे आप ये देख रहे हो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जहां से जैसे r/2 हो, और r/2 से r पे जाने पे कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे r/2 और चेंज भी हो रहा है r/2 का इंटू 100। ठीक है, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा। वैसे मैंने इंक्रीज का देखा नहीं है, फिर भी अगर सवाल आता है तो फिर आप ये बना के कर सकते हो। वैसे इंक्रीज का देखा नहीं, तो बन सकता है सवाल अच्छा। फॉर्मूला भी यही होगा। तो जैसे r मान लो अभी r/4 पे है, और r/4 से r/2 चला गया, और पूछा बताइए कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो x की जगह r/4 रखिएगा, और r/2 में पहुंच गया है, तो r/4 से r/2 में कितने का चेंज हुआ वो यहाँ पे आएगा इंटू 100। वैसे आप बच्चों ये डिक्रीज में ही करिएगा, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया तो मैंने बता दिया, बाकी आपको डिक्रीज में ही ध्यान रखना है, d/r इंटू 100। एक सवाल कर लिया जाए बच्चों इसी पे, परसेंटेज डिक्रीमेंट में, बताइए, या नोट कर रहे हैं बच्चों? नहीं करवाइए, लिखिए फिर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों बहुत कम लोग का आंसर है, और भी लोग बताइए भाई। फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है, ठीक ऑप्शन 1। ठीक। ये ऑप्शन आया। ठीक, देखिए बच्चों इसमें परसेंटेज डिक्रीमेंट इन, परसेंटेज चेंज इन जी, हाइट के साथ अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो बच्चों -2h अपॉन r, माइनस बताता है कि डिक्रीज हो रहा है, और परसेंटेज चेंज इन डेप्थ के साथ लिखते हैं तो वो -d अपॉन r, जहां पे माइनस बताता है चेंज। ठीक है, माइनस से घबरा मत जाइए कि सर फॉर्मूला में नहीं लिखा, क्योंकि वहां परसेंटेज डिक्रीज लिख दिया। ठीक है, अब सवाल में ये वाली वैल्यू 1 दे रखा है, तो 1 बराबर, और ये देखिए यहाँ से आर से आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, तो ये बचाएगा आपका 2h अपॉन डी, और डी भी एक्चुअली बच्चों एच ही बोल रहा है, और आपसे परसेंटेज डिक्रीमेंट इन डेप्थ पूछ रहा है, जब आप जितना हाइट ऊपर गए थे उतने ही डेप्थ चले गए हो। तो यहां से देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट इन डेप्थ जो है आएगा बच्चों वो 1/2 आ जाएगा, तो आंसर 0.5 आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो। देखिए जो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज चेंज इन जी विद रेस्पेक्ट टू हाइट, तो वो 2h अपॉन आर फॉर्मूला पढ़ा था पहले। सर आपको कैसे पता कि हाइट नेग्लिजिबल है? जो कि परसेंटेज चेंज बहुत कम है ना, 1%, इसलिए लग जाएगा। इसमें तो कोई कंडीशन है नहीं तो वो लिख दिया।
अब हमें ये सवाल में दिया हुआ तो वो लिख दिया, ये पूछा गया है परसेंटेज चेंज इन डेप्थ, वो लिख दिया, और बोला कि जितना हाइट ऊपर ही जा रहे हैं उतना ही डेप्थ नीचे जा रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू h के बराबर कर दी तो कैंसिल हो गया, तो 0.5% आ जाएगा। तो अच्छा 0.5% चेंज हुआ। अब दो ऑप्शन है बच्चों, इंक्रीज और डिक्रीज, कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम लोग? डिक्रीज वाला। इंक्रीज नहीं होगा, सरफेस से आप ऊपर जाएं या सरफेस के अंदर जाएं, डिक्रीज ही होगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और देखिए बच्चों, कुछ चेंज कर दूं स्लाइड ना? सर बैक साइड कर दीजिए प्लीज, दिखना है। हम्म। करा जाए बच्चों अगला सवाल? हाँ सर। यस सर। थोड़ी देर होती है, थोड़ी देर। 64 किलोमीटर। उसका 64 है। 64 किलोमीटर आ रहा है। अच्छा अगला वाला भी सॉल्व हो गया भाइयों? यस सर। ठीक है बच्चों, जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप मेरे साथ ही लिखते जाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला सवाल देखिए, एट व्हाट डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड बाय 1%। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है बच्चों, उम्मीद करता हूं सारे लोग सही से आंसर करेंगे। सबका आंसर आना चाहिए बच्चों, इसमें बिल्कुल बैठिए नहीं, करते रहिए सॉल्व। एट व्हाट डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज बाय 1%। ठीक, तो परसेंटेज डिक्रीज इन जी फॉर डेप्थ इट इज डी बाय आर ई, चूंकि डी बाय आर ई इंटू 100, चूंकि सवाल में दिया हुआ है बच्चों 1% का डिक्रीमेंट हुआ है, तो आप यहाँ 1 रखिएगा, तो डी बाई आर ई इंटू 100, तो ये बन जाएगा 1/100। डेप्थ पूछा गया है तो रेडियस ऑफ अर्थ बाई 100। बच्चों आपका 64 किलोमीटर आया है क्या? यस सर, यस सर। ठीक है। यस सर। अब 1%, जैसे आप बच्चों याद करिए कि हाइट के साथ 1% जो डिक्रीज होगा, उसमें याद करिए सवाल हल किया था हम लोगों ने, वो 32 किलोमीटर आ रहा था, यानी 32 किलोमीटर आप सरफेस से ऊपर जाएंगे तो 1% डिक्रीज होगा, लेकिन सरफेस के नीचे आपको 64 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जाके 1% का डिक्रीमेंट आएगा। जो लोग नहीं लिख पाए थे बच्चों नोट कर लिए, फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए अगली हेडिंग डाल दीजिए। 10 सेकंड। हाँ हाँ लिखिए। अगली हेडिंग बच्चों, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, तो वेरिएशन कैसे होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अर्थ के शेप की वजह से। तो बच्चों आप लोगों को ये थोड़ा बहुत जानकारी होगी कि जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, हल्का सा ओवल शेप है ना, और इक्वेटर के पास ज्यादा बल्ज आउट है एज कंपेयर टू पोल्स। तो थोड़ा सा बच्चों ऐसी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से मुझे बता दो कि आपको कहाँ लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शेप ऑफ अर्थ की वजह से कहाँ पे ज्यादा होगी कहाँ पे कम होगी? मतलब इक्वेटर ये हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये वाला पॉइंट, ये पोल हो गए, ठीक है। तो बताओ कहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर पे, पोल पे, या दोनों पे सेम होगा? पोल्स पे ज्यादा होगी सर। इक्वेटर पे ज्यादा होगी, पोल्स पे सर। पोल्स पे ज्यादा होगी बच्चों, इक्वेटर पे कम। इक्वेटर पे। इक्वेटर पे कम होगी, पोल्स पे ज्यादा होगी, क्योंकि जो रेडियस पोल्स पे है उसकी वैल्यू कम है और जो रेडियस इक्वेटर पे है वो ज्यादा है ना। तो यहां दूरी ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, यहाँ पे कम है दूरी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो बच्चों एक लाइन बना के लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज मोर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ, और कारण इसका लिख लीजिए क्योंकि इक्वेटर पे सेंटर से दूरी ज्यादा है, पोल पे सेंटर से दूरी कम है।
पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्वेटर, क्योंकि पोल ज्यादा पास है सेंटर के एज कंपेयर टू इक्वेटर। डायग्राम बना लो चाहिए। हाँ लिखिए लिखिए। वो है सर। चलिए बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी पढ़ रहे हैं हम लोग। अब रोटेशन का इफेक्ट देखेंगे कि अर्थ के रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ता है। बच्चों अगर आप शेप वाला पार्ट थोड़ा सा भूल जाएं, शेप वाले पार्ट पे ध्यान ना दें, आप ऐसा माने कि शेप जो है परफेक्ट स्फीयर है, केवल रोटेशन के इफेक्ट को कंसीडर करें, तो आपको क्या लगता है कि इक्वेटर और अगर मैं पोल को कंपेयर करूं, अभी तक जो भी हम लोगों ने सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन जो पढ़ा है उसके बेसिस पे इक्वेटर पे एक पॉइंट लिया जाए और एक पोल पे लिया जाए, आपको क्या लगता है रोटेशन की वजह से कहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे प्रभाव पड़ेगा, घटेगी बढ़ेगी, और कहां पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा? सर पोल की तरफ बढ़ेगी सर। पोल की तरफ बढ़ेगी। ओके, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कारण बता सकते हैं कि, हाँ बोलिए। साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है यस सर। चलिए, तो मैं बच्चों थोड़ा सा समझाता हूँ इसको, देखिएगा। जैसे इक्वेटर और पोल दो पॉइंट है, मैं बीच में एक पॉइंट ले लेता हूँ, ए जनरल पॉइंट, और ये मान लेते हैं बच्चों, हाँ बिल्कुल, एंगल लैम्डा, आपकी बात सही हो जाती है अगर मैं इधर से एंगल ले लेता, तो मुझे लगा कि आप ऊपर से एंगल लेके बता रहे हैं। खैर, तो लैम्डा मान लेते हैं बच्चों एंगल, ठीक है, लैटिट्यूड लैम्डा है, और ये पॉइंट है। अब हमें बताना है कि रोटेशन का क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों मैं थोड़ा सा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए कोई मास रखा है, तो उस पर mg फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लीज कोई भी ऐसा डाउट मत पूछिएगा कि सर ग्रेविटी तो नीचे लगता है, ये अब ग्राउंड वाली बात नहीं है, अर्थ की सरफेस पे, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है, ग्रेविटी इस तरह से। दूसरी चीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों का विचार जानना चाहूंगा। मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है पॉइंट ए पे, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन बता दीजिए, किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? आई कैप, जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, के कैप, या आई जे के बीच में, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना। और अर्थ का रोटेशन कुछ इस तरह से हो रहा है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है अर्थ, इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। ये जो एक्सिस है इसके अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है। ऐसे आपको बताना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉइंट ए की, उस पर डायरेक्शन बता दीजिए जल्दी से। आई कैप, और कोई कुछ बताना चाहेगा बच्चों? सहमत हैं आप आई कैप पे ही होना चाहिए, या लग रहा है कुछ और डायरेक्शन ले सकते हैं? सही है, एकदम सही है, आई कैप पे ही लगेगा। कारण क्या है, देखिए, जैसे अर्थ ऐसे रोटेट करेगी ना ओमेगा से, तो ये पॉइंट, ये वाला सर्कल जो मैंने व्हाइट से ड्रॉ किया, इस वाले सर्कल को पॉइंट ए फॉलो करेगा, और इस सर्कल का सेंटर बच्चों यहाँ पे है ना, ये सेंटर है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर लगेगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो लगता है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के ऑपोजिट लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरह से लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आएगी m ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों मैं 2r ले रहा हूं, आप मुझे इस प्रश्न का भी अगर कोई जवाब दे पाए तो दीजिएगा। दो रेडियस है, एक तो ये सर्कल की रेडियस है, इसको r, और एक अर्थ की रेडियस है r e। तो मैं जब m ओमेगा स्क्वायर r रखूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसमें r क्या होगा, रेडियस का अर्थ रखा जाएगा, या ये स्मॉल r होगा बच्चों, है ना, क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर r में जो r होता है रेडियस, किसका रेडियस, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है उसका रेडियस। तो ये वाला सर्कल है तो उसका रेडियस लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा, ठीक है। अब इफेक्टिव हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। इस m ओमेगा स्क्वायर r के दो कंपोनेंट आएंगे, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा, और जो एक कंपोनेंट जिससे हमको मतलब है वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सर इसी डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमें जी इफेक्टिव निकालना है कि रोटेशन से जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो जी वाला है फैक्टर है वो ये है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा,
तो हमें इसी डायरेक्शन के फोर्सेस से मतलब होगा। इस वाले डायरेक्शन के फोर्सेस का एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेशन में कोई महत्व नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, हम केवल इस डायरेक्शन पे फोर्सेस पे ध्यान देंगे। अब अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा होगा। अब एम ओमेगा स्क्वायर आर का जो है आप कंपोनेंट लेंगे, तो देखिए मैं लिख रहा हूं नेट फोर्स अलोंग सी, तो एफ नेट अलोंग सी मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स, तो एक तो mg हो गया और माइनस रखेंगे m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। सर कॉस लैम्डा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर आर ये उसका कंपोनेंट कॉस लैम्डा इधर इस डायरेक्शन में होगा, तो mg में से वो वाला कंपोनेंट घटा देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। और ये जो नेट फोर्स है बच्चों ये m इंटू जी इफेक्टिव है, या मतलब रोटेशन को कंसीडर करने बाद g की वैल्यू है। तो यहां से देखिए m कॉमन ले लेंगे तो g माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा हो जाएगा, m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों जो g इफेक्टिव की वैल्यू है देखिएगा ध्यान से, g माइनस सॉरी ये m कॉमन ले जाएंगे तो m बचेगा नहीं यहाँ पे, तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। और बच्चों देखिएगा स्मॉल r की वैल्यू जरा, ये r है ये एंगल लैम्डा है, या मैं बच्चों इसको बोल दूं अगर आपको तो ये r ये रेडियस है। तो स्मॉल r की वैल्यू बच्चों कोई बताना चाहेगा कि मुझे r और लैम्डा के टर्म्स में लिखनी है, तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के टर्म्स में कोई बताना चाहेगा? ये एंगल लैम्डा है तो आप ये एंगल भी लैम्डा ले सकते हैं, तो मुझे स्मॉल r की वैल्यू चाहिए। बहुत बढ़िया, आर कॉस लैम्डा, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे थे कि कहां पे रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो देखिए बच्चों रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा वहां पे होगा जहां पे कॉस की वैल्यू हाईएस्ट होगी, यानी कॉस लैम्डा की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, है ना, लैम्डा जीरो बनेगा इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि वहां पे जो घटने वाला फैक्टर ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, और चूंकि घटने वाला फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा तो इक्वेटर पे सबसे कम जी की वैल्यू फील होगी, ठीक है। तो आप चूंकि शेप से देखें तो भी देखिए इक्वेटर पे जी कम हो रहा है, रोटेशन पे देखें रोटेशन से भी इक्वेटर पे जी कम हो रहा है, ठीक है। और पोल पे अगर आप रोटेशन का इफेक्ट जानना चाहें तो बच्चों इस फॉर्मूले के हिसाब से बता सकते हैं पोल पे रोटेशन का कोई इफेक्ट होगा या इफेक्ट नहीं होगा रोटेशन का पोल पे? कोई पोल पे इफेक्ट नहीं होगा, कारण क्या है उसका? cos 90 हो जाएगा, हाँ लैम्डा जो है 90 डिग्री हो जाएगा पोल पे, तो जो रोटेशन वाला फैक्टर था वही खत्म हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोल के नहीं लिखवाऊंगा, आपको ये मेंशन करना है कि रोटेशन का इफेक्ट इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा और रोटेशन का इफेक्ट पोल पे कुछ भी नहीं आएगा। तो जब भी आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जी इफेक्टिव जो रोटेशन की वजह से है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर रोटेशन की वजह से जो जी कम हो रहा था उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब अब अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन जो रोटेशन का इफेक्ट था, ठीक है, वो कम होता जाएगा। मैंने दो स्टेटमेंट बोले बच्चों, आपको समझ में आया है? रोटेशन का इफेक्ट कम होता जाएगा लेकिन जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर हुआ है ये? कंफ्यूज तो नहीं हो गए तुम? रोटेशन का इफेक्ट कम होता जाएगा और जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। तो नोट कर लीजिए और अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा उसको, अगर आप चाहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा बोल के। तो आपके पहला वाला साइड रिपीट कर देंगे? कौन सा वाला? तो इससे पहले वाला वो शेप वाला क्या? यस सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई नहीं मैं बता दूंगा, आप ये नोट कर लीजिए, मैं बता दूंगा शेप वाला। बोलिए बोलिए।
सर ने अभी जो लैब वाली थी ऊपर जाने पे वो क्या बोली थी सर मुझे 10 हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे से आप लिखेंगे तो सर लिखेंगे थोड़ा धीरे धीरे बोल देंगे सर लिखेंगे अच्छा आप लिखना चाह रहे हैं, चलिए मैं बोल के लिखवा दूंगा, ठीक है, मैं बोल के लिखवा दूंगा, सब लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल के लिखवाता हूँ। ठीक, बच्चों नोट बनाइए, मैंने जो बातें बोली थी वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप सारे लिख लें। नोट बना के लिखिए। पहला पॉइंट, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर, अगर बच्चों कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं तो पहले जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लीजिए, एक दो लाइन छोड़ के फिर कॉपी कर लीजिएगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर रोटेशन का इफेक्ट कम होता जाएगा। रोटेशन का इफेक्ट कम होता जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, इक्वेटर पर जी की वैल्यू मिनिमम, इक्वेटर पर जी की वैल्यू मिनिमम इक्वेटर पर जी की वैल्यू मिनिमम और पोल पर मैक्सिमम होगी। इक्वेटर पर जी की वैल्यू मिनिमम और पोल पे मैक्सिमम होगी। चलिए, जो लोग नहीं लिख पाए बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं एक सवाल कराता हूं, थोड़ा सा आपको और समझ में आएंगी चीजें। चलिए, बच्चों एक सवाल ले रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, थोड़ा पढ़िएगा ध्यान से और करिएगा। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बताइएगा, कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें, आपको आंसर जो है जी और आर के टर्म्स में देना है। अंडर रूट 2g/5r, मतलब ये होल रूट है। ओके ओके, सर अंडर रूट 2g/5r, √2g/5r। ठीक, भाइयों तुम लोग भी कुछ बताओ। हमारे भाई लोग थोड़ा सा गुमसुम से रहते हैं। भाइयों आया है आंसर? सर 2g/5r ओके ओके, नरनौल पाठशाला। सर अंडर रूट 2g/5r ओके अंडर रूट 2g/5r ओके ओके ओके,
तरीके से। नरनौल पाठशाला से कोई बताएंगे? माइक है किसी के पास नरनौल पाठशाला में? 8/2/5g 8/2/5g। ठीक ठीक ठीक। थोड़ा सा बच्चे बताएंगे अगर आप नरनौल पाठशाला बताना चाहें कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया और कहाँ पे क्या रखा है। देखिए फॉर्मूला तो हम लोग यही वाला यूज करेंगे, जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब बताइए इसमें क्या क्या चीजें आपने सब्स्टिट्यूट करी। घबराइए नहीं, सही गलत जो भी होगा देखेंगे। बताइए। जी इफेक्टिव रखा पहले t/5g। बिल्कुल सही लिखा आपने। फिर क्या किया? यहाँ पे जी ही रहेगा। फिर जी रखा, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर रेडियस रखा 6400। ओके, और इसकी जगह क्या रखेंगे? ये 0 हो गया, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें ये ओमेगा स्क्वायर आर निकालना है, तो ओमेगा स्क्वायर आर बराबर जी माइनस 3g/5 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5g माइनस 3g 2g/5। और जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहां से मुझे लग रहा है √2g/5 आर आ जाएगी। आप लोग का भी आया क्या बच्चों यही? √2g/5 आर ओमेगा की वैल्यू आएगी। ठीक बच्चों, इसी सवाल का कंटिन्यूएशन है। इस बार आपको ओमेगा की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सवाल राइट क्या पूछा है, एक सेकंड में देख लेता हूं। डिटरमाइन द स्पीड विद विच अर्थ वुड हैव टू रोटेट, वही बात हो गई ना। रोटेशन तो एंगुलर स्पीड से ही होगा, लीनियर स्पीड से थोड़े रोटेट होगा। बच्चों इसी का कंटिन्यूएशन है, थोड़ा सा कर लीजिए। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। ओमेगा कितनी होनी चाहिए सच दैट पर्सन, ये बच्चों पर्सन लिखा है, ठीक है। पर्सन ऑन इक्वेटर feels weightlessness, weightlessness ओमेगा कितनी हो कि पर्सन जो इक्वेटर पे खड़ा है वो वेटलेसनेस फील करे। √c/r। ओमेगा कितना हो कि पर्सन जो इक्वेटर पे खड़ा है वो वेटलेसनेस फील करे। तो बच्चों जी इफेक्टिव की जगह इस बार वेटलेसनेस है। हाँ वेटलेसनेस है बच्चों, तो 0 रख दीजिएगा जी इफेक्टिव की जगह, है ना। बाकी फॉर्मूला सेम एज इट इज रखेंगे, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। चूंकि इक्वेटर पे बात हो रही है तो cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो आप यहां से देखिए ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √g/r। अगर बच्चों आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको मतलब करना नहीं, बस एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया के लिए बताता हूँ कि 10 से 10 कैंसिल करेंगे और ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 1/800 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। जो कि प्रेजेंट वैल्यू के 17 टाइम्स है, ठीक है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑर्डर 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड आएगा। तो जो हमारी जिस वैल्यू से अर्थ अभी रोटेट करती है, अगर वो 17 गुना ज्यादा स्पीड से रोटेट करने लगे तो फिर जो इक्वेटर पे खड़े हुए इंसान है वो वेटलेसनेस फील करेंगे, मतलब उनको फिर अर्थ पुल रोक नहीं पाएगी, फिर वो फ्लोट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये 1/1800 रेडियन पर सेकेंड, इट इज 17 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्थ। जब लिख लीजिएगा बच्चा बताइएगा, फिर स्लाइड चेंज करेंगे। शेप वाला ना, हाँ मैं कर रहा हूँ। ये हो गया, लिख लिया सबने? यस सर। ठीक। शेप में बस यही समझा रहा था कि जैसे जो इक्वेटर के पास अर्थ का पोर्शन है वो बल्ज आउट रहता है, वो वहां से थोड़ा सा ज्यादा है रेडियस एज कंपेयर टू पोल, है ना। तो पोल जो है सेंटर के ज्यादा पास है और इक्वेटर के पास थोड़ा सा ज्यादा रेडियस है।
चूंकि इक्वेटर के पास रेडियस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेडियस ज्यादा और जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, इसलिए इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है एज कंपेयर टू पोल्स। बोलिए बोलिए यार, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, 10⁻⁻³ अगर ये जो है ना, ये जो वैल्यू आई है, ये इससे आप मान लो सिंप्लिसिटी के लिए 20 गुना कम कर लो, तो 1/1600 रेडियन पर सेकेंड, 1/1600 ऑलमोस्ट, है ना, ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इतनी, 1600 भी नहीं, 16,000, ठीक है, इतनी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, तो ये कुछ है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, ये जो डेटा है उसी से मैं बता देता हूँ। तो 17 गुना है तो मैंने 20 से डिवाइड कर दिया कि ऑलमोस्ट इसी के आसपास होगी, ठीक है। तो अगर आप मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू से बहुत ज्यादा तेजी से 17 या 20 टाइम्स रोटेट करने लगेगी तो फिर इक्वेटर पे जो खड़े हैं वो कोई भी किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे। चलिए अब बच्चों, अच्छा रोटेशन अगर रुक जाएगा, ठीक है, जैसे अभी कुछ इक्वेटर पे अर्थ पे जी की वैल्यू है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, तो जो इक्वेटर पे है वो जी बढ़ जाएगा अभी की वैल्यू से या घट जाएगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा, सेम रहेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो अभी जी की वैल्यू, जैसे क्योंकि अर्थ तो अभी रोटेट कर रही है, तो मान लीजिए वहां पे जी की वैल्यू कुछ 9.8 से घट के एक समझाने के लिए लेते हैं 9.5 है, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज ले लिया, फिर भी मान लेते हैं 9.5 है। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो वहां पे 9.5 से बढ़ के 9.8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अर्थ रोटेशन बंद कर देगी तो जो इक्वेटर पे प्रेजेंट वैल्यू है उससे बढ़ जाएगी जी की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, पोल्स पे क्या फर्क पड़ेगा अगर रोटेशन बंद कर देगी अर्थ? तो पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आ जाइए, अगला सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ए ऑप्शन सही है, मोर देन वन भी हो सकता है बच्चों, है ना, मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। ए और सी, ओके, आइए देखते हैं बच्चों। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो कह रहा है जी डिक्रीजेज इन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इफ आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब अगर बाहर सरफेस से जाते हो तो डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है, तो ए तो बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है। बी, जी डिक्रीजेज इन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इफ आर इज लेस देन आर, तो जी डिक्रीज इन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। जब आप सेंटर से दूर जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती है, जब आप सेंटर से दूर जाते हो, आप हाइट सरफेस से अंदर आते हो तो घटेगी, सेंटर से दूर जाओगे तो बढ़ेगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ए और सी तो 100% सही है। जी डिक्रीजेस इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, तो जी की वैल्यू घट जाएगी अगर अर्थ रोटेशन स्टॉप कर दे, तो देखिए बच्चों जी की वैल्यू एक्चुअली बढ़ जाएगी अगर अर्थ, हाँ, रोटेशन स्टॉप कर दे, क्योंकि रोटेशन की वजह से कुछ कम हो रही है जी, अगर अर्थ रोटेशन स्टॉप कर देगी, अभी जैसे जो भी वैल्यू है 9.5 है, अर्थ रोटेशन स्टॉप कर देगी तो इक्वेटर पे भी 9.8, मतलब लगभग लगभग पोल के बराबर हो जाएगी, तो ये कह रहा है डिक्रीज करेगी, हमारा आंसर कहता है कि इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए ये नहीं लेंगे आंसर, ए और सी सही रहेगा। बच्चों अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आपका और आ रहा हो तो डिस्कस कर सकते हैं। एक और देखिए, ओके, ठीक है। कह रहा है कि इफ अर्थ वर टू रोटेट फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, वाले तो बच्चों गलत हो जाएंगे, जितना तेज रोटेट करेगा उतना डिक्रीज होता जाएगा, तो डिक्रीज होगा एट द इक्वेटर, सही बात है, रिमेन्स अनचेंज एट द पोल, तो दूसरा वाला ऑप्शन बच्चों सही है। सी गलत है क्योंकि डिक्रीज एट द पोल बट रिमेन अनचेंज, अच्छा डिक्रीज एट द पोल ये गलत हो जाएगा बच्चों, पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी सही है। एक और सवाल देखिए बच्चों,
टैगिंग से घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़िए स्टेटमेंट। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी, यस सर। सर सी हो जाएगा तो बोल सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ओके। सी ऑप्शन सर, सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन बच्चों एकदम सही है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी। उसके दो कारण है, एक तो अर्थ का शेप और दूसरा रोटेशन। जो अगला स्टेटमेंट लिखा है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ये बच्चों स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या होगा, क्या चेंज करें तो सही हो जाएगा? डिक्रीजेस है ना, जैसे आप सरफेस से अंदर जाओगे डिक्रीज करेगा, तो ये स्टेटमेंट टू फॉल्स है, इसलिए सी ऑप्शन इसका आंसर सही रहेगा। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर टेस्ट का तो सिलेबस हो गया ना फिर हमारा। टेस्ट का हो गया सिलेबस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या क्या क्या? एस्टेरॉइड गिरने वाला था सर पृथ्वी पे। एस्ट्रॉइड गिरने वाला था? बहुत अच्छा लगा था सुन के सर, लेकिन अरे क्या भाई विध्वंसक सोच है, क्यों अच्छा लगा था आपको कि अर्थ पे गिरेगा, खेला खत्म, नीट की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी? हैं? सर किसी ने प्रेडिक्शन भी करा था कि कल दुनिया खत्म होने वाली है। अरे 2012 में मैं भी बहुत खुश था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक प्रिडिक्शन आई थी कि तुम लोग उस समय याद नहीं होगा, तुम लोग बहुत छोटे रहोगे। 2012 का याद है? 2012 वाला? हाँ सर। तो उसमें मैं भी इस, सर हाँ 2012 मैंने भी 2013 में मैंने भी एक वीडियो देखी थी, उसमें लिखा था कि 2024 तक उड़ने वाली कार आ जाएगी। एस्टेरॉइड तो आया नहीं, लेकिन कोई ऐसा सर यूनिवर्स सर श्रिंक करे सर, बहुत बुरा लगा सर, ये यूनिवर्स श्रिंक करे सर, ऐसा कुछ है। बच्चों तुम लोग इन सब चक्कर में मत पढ़ो, तुम लोग पढ़ाई करो जम के, क्योंकि अभी बहुत लंबी चलेगी दुनिया, ठीक है? और जितना बढ़िया पढ़ वढ़ लोगे उतना एंजॉय कर पाओगे। हाँ बोलो। सर हम तो बोल रहे थे सर दुनिया खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म, नहीं नहीं, बच गए सर। ये तो सर ऐसा ये तुम लोग को सबको ऐसे थॉट्स आते हैं कि इतना बुरा हो जाए, सब जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा सबको आते हैं थॉट्स? अरे क्यों, पर इतना तुम लोग निगेटिव। आते हैं। एक खबर और है सर 2026 में एक बड़ा सा एस्टेरॉइड इंडिया के ऑफिस पे गिरा, नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं आता थॉट्स है। नहीं नहीं, तुम लोग ये सब, सर हमें नहीं आता, हम अपने माँ बाप का आगे नाम बना ये आता है। हाँ हाँ ठीक, नहीं तुम लोग इतना निगेटिव मत हुआ करो। और एक एक बहुत बढ़िया ये एक बहुत बढ़िया पिक्चर है बच्चों, इसी पे बेस्ड है। मैंने अभी रिसेंटली देखी है, डोंट लुक अप करके, अच्छी पिक्चर है। तो वो इसी में, उसमें वही होता है, एक साइंटिस्ट कैलकुलेशन करता है कि जो है एस्ट्रॉयड आके गिरेगा अर्थ पे, तो कहता है बहुत कम टाइम बचा है, और वो जाके सबको बताता है, सारे जो मिनिस्टर्स हैं जो, और बाकी सारी कंट्रीज को बोलता है कि जल्दी से कोलैबोरेट करते हैं और जल्दी से उस एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करते हैं ताकि अर्थ बच जाए। लेकिन उसमें दिखाता है कि लोगों की प्रायोरिटीज कुछ और हैं, सब उसमें मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं और उनको उसको लाइटली नहीं ले रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं कभी। तो बढ़िया है, कभी आपके पास समय हो जैसे पेपर के बाद और रिफ्रेश फील करना चाहे तो देख सकते हैं। आइए बच्चों इस पे थोड़ा सा, क्या क्या? न्यूज़ वाले हर साल दुनिया खत्म कर देंगे। अरे मत देखा करो, उसमें ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है भाई, वो उसको न्यूज को मत देखोगे तो ज्यादा बेहतर फील करोगे। और मैं तो कहता हूँ कि मम्मी पापा को भी मत देखने दो, हालांकि मेरे पिताजी तो सुबह से न्यूज लगा के वो देखते रहते हैं, न्यूज खत्म हो जाती है लेकिन उनका, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ना देखें, वो बहुत कुछ फालतू का दिखाते हैं। आइए, हाँ हाँ बोलिए, आप कह रहे हो कि नेगेटिव थॉट्स सर, डेथ भी तो एक बहुत मजेदार चीज है सर। बोलो बोलो। डेथ में भी कितना मजा आता है सर। नहीं अरे तुम्हें सुनो ये सब कुछ फालतू क्या? आप भी बोल रहा है। अरे भाई, अरे बहुत, कितनी बार बनाई। हेलो सर, हाँ धाकड़ न्यूज़ देखा क्या पता, हाँ धाकड़ न्यूज धाकड़ न्यूज़ कहाँ का लोकल चैनल है भाई ये? हाँ, मेरे मेरे चित्रकूट में एक लोकल न्यूज आया है, वो चित्रकूट की न्यूज उसमें सुनाते हैं।
और उसमें बहुत बढ़िया वो बिल्कुल फुल ऑफ एंटरटेनमेंट रहता है, कपिल शर्मा शो टाइप चलता है, वो लोकल न्यूज़ है, वो जाके मतलब लोगों से बात करता है और व्यूज पूछता है कि क्या है, वो बढ़िया है। धाकड़ न्यूज़ कहाँ का लोकल चैनल है भाई? चल ठीक है, यूट्यूब पे रहता है, यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा ओके। आइए बच्चों डिस्कशन करते हैं, डाल दीजिए हेडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बिल्कुल। तो बच्चों इसमें देखिए थोड़ा सा समझते हैं, 2 मिनट। अगर दो पार्टिकल r दूरी पे रखे हुए हैं जिनका मास m1 m2 है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की होगी -g m1 m2 बाई r। कैलकुलेशन के लिए बच्चों मतलब अगर किसी के दिमाग में थॉट आ रहा हो कि करते कैसे हैं, तो देखिए हम ऐसा लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, और फिर इन्फिनिटी से लेकर r डिस्टेंस तक इंटीग्रेट कर देते हैं। हमारे ज्यादा यूजफुल है नहीं तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। खैर, तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -g m1 m2 बाय r। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बच्चों कि मैंने जब आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था वर्क एनर्जी एंड पावर में, तो मैंने वहां बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमेशा डिफाइंड होता है। तो मैंने तो यहाँ पे r डिस्टेंस पे एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। उसका कारण ये है कि इसका रेफरेंस हमेशा इन्फिनिटी पे लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज टेकन एज 0, ठीक है। तो इसमें कोई भी आप अपने मन से रेफरेंस नहीं डिसाइड कर सकते, ऑलरेडी डिसाइडेड है। पोटेंशियल एनर्जी अगर इन्फिनिटी पे 0 है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स इज -g m1 m2 बाय r, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। अच्छा, बेसिक बेसिक चीजें और पूछ लेता हूं बच्चों आपसे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या लगता है, स्केलर, वेक्टर, क्या है? स्केलर क्वांटिटी। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होइए, कोई भी एनर्जी होगी वो स्केलर होगी। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बच्चों इसके? याद होने चाहिए एनर्जी के डायमेंशंस। पता नहीं, कुछ खुद से कुछ बनाते हो भैया तुम लोग। ml² t-2 एनर्जी के बच्चों याद होने चाहिए, एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो छोटी छोटी क्वांटिटी उनके याद होने चाहिए। लिख लीजिए जल्दी से। बोलिए भैया बोलिए। हाँ हाँ बताइए बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, अब सर बोल के आगे भी तो बोलो भाई। ठीक, अब इसमें बच्चों देखिए सवाल कैसे बनते हैं। दो पार्टिकल के लिए -g m1 m2 बाई r है, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, और पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी जाएगी। तो मैं एक सवाल कराता हूं आपको, जहां पे 3 पार्टिकल रखे हुए हैं और पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। जस्ट अ मिनट। मैं आपको दिखाता हूं बच्चों डायग्राम बना के किस तरह की सिचुएशन है, और फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ऐसे बच्चों 3 पार्टिकल्स रख दिए गए हैं, थोड़ा सा डायग्राम मेरा अजीब सा बन सकता है, ठीक है। और इन तीनों पार्टिकल्स का आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताना है। रेडियस r है, मास m है, मास m, रेडियस r, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको इस सिस्टम की बताना है। अगर पहले से पता होगा बच्चों बहुत बढ़िया बात है, सॉल्व करिए। नहीं पता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं अभी आपको सॉल्यूशन देता हूं इसका। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स। थ्री जी एम बाई आर, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। 3gm/2r, ठीक है, ठीक। बच्चों देखिए अगर 2 से ज्यादा पार्टिकल है ना, जितने पेयर्स हैं उनके आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं इस पार्टिकल को नाम दे दूं 1, इसको दे दूं 2, इसको दे दूं 3, तो आप 1 2 का पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा, 1 3 का लिखिएगा और 2 3 का लिखिएगा, ठीक है, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है
उसमें बच्चों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि आपको U12 मतलब 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, 1-3 की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी और 2-3 की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, तब जाके पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो अगर 1-2 की पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा तो -G m1 m2 डिवाइड बाय r, तो दूरी बच्चों 2r है, ठीक है। सेम 1-3 की भी होगी, सेम 2-3 की भी होगी, क्योंकि ना मासेस चेंज हो रहे हैं और ना पार्टिकल्स के बीच की दूरी चेंज हो रही है। तो ये बच्चों मिलके बन जाएगा, 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों मेरा तो ये आ रहा है -3gm² अपॉन 2r। यही आ रहा था आप लोग का भी? ठीक है ठीक है। अब बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, कई बार सवालों में आपसे सीधा सीधा पूछ देगा कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए, और दो तरीके से पूछा जा सकता है। क्या क्या दो तरीके हैं, दोनों एक एक करके आपको समझाता हूं और याद रखिएगा इसको। एक तरीका तो ये है कि पूछ दे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, जो जैसा ये सवाल है सीधा सीधा आंसर कर लीजिए, जितने पार्टिकल के पेयर बन रहे हैं सब लिख दीजिए। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि बता दीजिए कि इस सिस्टम को बनाने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड ने कितना काम किया होगा, या इस सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया होगा, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर बताना चाहे, मदद करना चाहे इसमें कि सर ये किसका आंसर बता रहे हैं आप? ओके, और ग्रेविटी का नेगेटिव साइन आ जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा बच्चों आपको यहाँ पे मदद करता हूँ। आप इसको सवाल के नीचे ही नोट बना के लिख लीजिएगा कि ये दो तरीके के पॉसिबल ये हैं और इसका एक्सप्लेनेशन ये है। ध्यान से सुनिए बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय आगरा पाठशाला। फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। भाई पढ़ने का मूड नहीं है तो आप जा सकते हैं यार, लेकिन ये बदमाशी नहीं करो, ठीक है, माहौल नहीं खराब करो जो भी है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। पक्का फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, बदमाशी तो नहीं कर रहा है कोई? झूठ बोल रहे हैं सर। झूठ बोल रहे हैं लोग? सर एक बात बताओ। चलो चलो ठीक है। झूठ बोल रहे हैं, हाँ हाँ इसे देख लो, आप झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैच आगरा पाठशाला। यस सर। रुकिए रुकिए, मैं एक बार मैसेज डालता हूँ उनको। पिछले क्लास में भी तुम लोग को इशू आ रहा था क्या? यहाँ की फ्रीक्वेंसी बहुत मैच होती है। फ्रीक्वेंसी मैच हो भी रही है तो कौन सी क्लास में चल रहा है? दिलबर दिलबर। अरे कोई क्लास में तो मैच होती है आगरा वालों की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नहीं नहीं ठीक होगा तो बताइएगा। और चलिए बच्चों पढ़ते हैं ना, ये सब मत करिए, कोई फायदा नहीं है इसका। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखिए इसमें दो तरीके के जैसे सवाल बन सकते हैं, मैंने बताया। तो अगर आपसे वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता है या ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता है तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम जब आप बना रहे होंगे, जैसे ये सीआई नहीं है बेटा आपके यहाँ आगरा में? हाँ हाँ बोलिए कुछ। एक हफ्ते से यही हो रहा है सर, एक हफ्ते से यही हो रहा है यहाँ पे। हाँ कौन सी दिलबर गा रहा है सर अपनी क्लास में? और सर हमारी क्लास में सर पढ़ाई के बाद बताना कौन गा रहा है सर, ये पता नहीं चल रहा। देखिए अभी मैंने बोला था आगरा पाठशाला बेटा, आप लोग क्या सीआई नहीं है क्या? जो भी सीआई है सर वो कुछ कुछ नहीं हो रहा था, एक हफ्ते से बोल रखा है मैंने। ओके सीआई सर हो तो बात कराइए ना 1 मिनट। हाँ सर, सर ये फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं क्या? क्या सिचुएशन है सर? सर इसको बोल के प्लीज सही करवाइए ना, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। हाँ इसको जल्दी से प्रायोरिटी में सही करवाइए सर, है ना? ओके सर, धन्यवाद। हाँ चलिए, तो बच्चों मैं ये आपको समझा रहा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
अब देखिए जैसे 3 पार्टिकल या 4 पार्टिकल या 2 पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल से सिस्टम बनता है ना, जितने भी पार्टिकल्स को आप पास लाके रखते हैं, तो वो पार्टिकल्स ऐसा मानते हैं कि पहले इन्फिनिटी पे थे और फिर उनको पास लाकर रखा गया। तो जैसे अगर मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होगा तो मैं माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखूंगा। तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो माइनस एज इट इज, और यू फाइनल की वैल्यू बच्चों ये है ना, जो हम लोगों ने निकाला है, यानी इस केस में -3 gm² अपॉन 2r, और पहले पार्टिकल्स इंफिनिटी पे थे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यू इनिशियल 0 थी, यू फाइनल ये होगी। तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो आ जाएगा 3 gm² अपॉन 2r। ठीक है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू आएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड ने इतना काम किया होगा। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात की जाए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बच्चों को थोड़ा बहुत तुम लोग को याद हो तो मैंने बताया था कि अगर आप सिस्टम बना रहे हैं और इस तरह से बना रहे हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है दैट इज -3 gm² अपॉन 2r, तो यही आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं बच्चों एज इट इज आपके नोट्स में ये जाए, ये लिखने के बाद नोट बना के लिखिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा, और जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट होगा वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। तो एज इट इज लिख दीजिए। बच्चों डन है? हो गया सर। ठीक, ठीक है बच्चों, इस पे एक और मैं प्रैक्टिस के लिए एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, गड़बड़ नहीं करिएगा। चलिए, सवाल ये कह रहा है बच्चों कि 4 पार्टिकल रख दिए, मास m के हैं, चारों पार्टिकल मास m के हैं, और एक स्क्वायर पे रख दिया गया है। स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो a है। आपको बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी इन फॉर्मिंग द सिस्टम। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा इन फॉर्मिंग सिस्टम। बच्चों बस इतना बता दो कितने पेयर बनेंगे इसके केस में, मतलब 1 2 3 6 पेयर्स बनेंगे। बहुत बढ़िया। तो 4 तो बच्चों बहुत इजीली लिख पाओगे, और हाँ 2 डायगोनल बन जाएंगे। सर आंसर आ रहा है सर 4 gm² बाय a प्लस 2 gm² बाय √2a। ओके, एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है, या दोनों माइनस आ रहे हैं या दोनों प्लस आ रहे हैं? दोनों प्लस आ रहे हैं। ओके, यस सर। ठीक है। तो बच्चों इसमें अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखेंगे तो 4, तो एक मतलब जैसे एक पार्टिकल है, ये 2 है, ये 3 है,
ये 4 है, तो बच्चों 1 2 का लिखेंगे, 1 4 का लिखेंगे, और 1 3 का, और फिर 3 4 का, 3 2 का, कुल मिला के बच्चों 6 पेयर बनेंगे, है ना। तो जैसे मैं एक एक आपको हाईलाइट करके दिखाऊं अगर, तो पहला पेयर ये बनेगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आप लिखिएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन आर, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, पहला वाला पेयर। दूसरा पेयर बच्चों सेम ऐसा ये बन जाएगा, तीसरा पेयर ये बन जाएगा, और चौथा पेयर ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो 4 पेयर एज इट इज बन जाएंगे, तो -4 जी एम स्क्वायर अपॉन ए, 4 पेयर के लिए। और उसके बाद डायगोनल के 2 पेयर बनेंगे, ठीक है। एक डायगोनल का पेयर, सॉरी, एक डायगोनल का पेयर ये वाला बनेगा, और एक डायगोनल का पेयर ये वाला बनेगा, और दोनों की वैल्यू फिर से बराबर होंगे। जैसे मैं लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए रूट 2, ठीक है। और चूंकि 2 है तो इंटू 2 करेंगे, रूट 2 से कैंसिल करेंगे, रूट 2 बनेगा। तो अगर बच्चों मैं कॉमन ले लूं, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 4 प्लस रूट 2। बच्चों देखो तुम लोग का बना है ये, या कुछ और आ रहा है? यस सर, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? ग्रेविटी का वर्क कितना हो जाएगा? जीएम स्क्वायर बाई 4%। जी एम स्क्वायर अपॉन ए, ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, है ना। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर पूछा जाएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा, ठीक। एक और बच्चों सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। देखिए शायद कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, एक पार्टिकल है m मास का, उसको अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाना है। आपसे पूछा गया है कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके ठीक, चलिए अगला सवाल बच्चों ये है कि अर्थ की सरफेस पे एक पार्टिकल है, ये अर्थ हो गया। अर्थ की सरफेस पे बच्चों यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, एम मास, अर्थ का मास एम ई, रेडियस आर ई, ठीक है। और यहां से सरफेस से हम लोग एच हाइट ऊपर पार्टिकल ले जाना चाहते हैं। तो आपको बताना है एच हाइट ऊपर पार्टिकल ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे एम मास, ठीक है, और अर्थ का रेडियस आर ई है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बता दीजिए कितना होगा। इस पार्टिकल को, एम मास के पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से एच हाइट तक ले जाने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा। सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं। कर लीजिए सॉल्व, फिर मैं समझाता हूं आपको। हल्द्वानी पाठशाला माइक बंद कर लो भाई। हाँ हाँ ओके, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बता रहे हैं। देख बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने के लिए ना, चलिए मैं थोड़ा सा मदद करता हूं आपकी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब
यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करने के लिए, यू फाइनल मतलब ये आर ई प्लस एच पे है पार्टिकल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप अगर इसका लिखना चाहोगे बच्चों दो पार्टिकल का, देखिएगा अगर आप लोगों ने भी यही लिखा हो तो बताइएगा, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। यानी जब पार्टिकल सरफेस से यहां पे पहुंच चुका है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और जब पार्टिकल सरफेस पे ही रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई। ठीक है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा, तो जो फाइनल वैल्यू उसमें से इनिशियल वैल्यू को घटाना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए जरा ध्यान से, माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाय आर ई प्लस एच, ये यू फाइनल है माइनस माइनस यू इनिशियल जी एम ई एम डिवाइड बाय आर ई। जब बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी एम ई एम आर ई, ठीक है, जी एम ई एम आर ई माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, ये बच्चों इस तरह से आपका कुछ बनना चाहिए जी एम ई एम, और मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मूला चूंकि मुझे एक बनाना है तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूं। तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, जी एम ई अपॉन आर ई चूंकि दोनों में कॉमन है तो ये बाहर ले लेते हैं, एम भी दोनों में कॉमन है, एम भी बाहर ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस, अच्छा आर ई बाहर नहीं आ पाएगा, जी एम ई एम बाहर आएगा बस, ये बन जाएगा 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, तो बन जाएगा m इंटू जी एम ई, और एक सेकंड बच्चों, तो m को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। देखिए यहां तक अगर आप पहुंच गए तो जॉब डन है, मतलब ये हमारा आंसर है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है इसको और फिर इसको याद रखना है, इसलिए मैं थोड़े से कुछ चेंजेस करता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। सर खुलने से सेंटर से एक्चुअली मान लीजिए तो बॉडी सीधे सेंटर से मान लीजिए तो उसकी पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, बताओ। एक सेकंड फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। सर अगर सर हम एक मास को सेंटर पे माने और सर सेंटर से ही वो बाहर की तरफ जाएगा, जाने में वर्क डन करें तो सर उसमें क्या होगा? सेंटर से? यस सर। मतलब अगर ये पार्टिकल यहाँ पे सेंटर पे रखा होता फिर यहाँ तक ले जाते तो? यस सर। हाँ, तो उसको भी निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, है ना। सॉलिड स्फीयर, चूंकि अर्थ स्फीयर है तो उसके सेंटर पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल लिखते हैं, फिर उससे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आती, वो थोड़ा सा अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पे बेस्ड है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन इसके लिए चूंकि इन दोनों के बीच की दूरी आर ई है तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में माइनस जी एम एम अपॉन आर ई रखिएगा। जब एच हाइट ऊपर चल गया है तो पोटेंशियल एनर्जी ये है, फाइनल ये है। अगर आपसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो कुछ इस टाइप, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो ऑल गुड। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा एक मुझे फॉर्मूला बनाना है, बस 2 मिनट दीजिए, मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो जी एम ई, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं स्मॉल जी से रिप्लेस करूंगा, तो स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो जीएमई की जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा जी आर ई, तो इस जीएमई को गायब कर रहा हूं बच्चों में जी आर ई स्क्वायर से, तो जीएमई बराबर जी आर ई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई आर ई माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, और आर ई को अंदर भेजते हैं। यहां तक लिखिए बच्चों, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। यहां तक लिख लीजिएगा, लिख जाइएगा तो बताइएगा फिर। बोलिए। सर आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ देना। यस सर। ओके, ठीक है, ये सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं इसका एक एग्जांपल भी ले लूंगा। देखिए बच्चों, यहाँ इसके बाद से जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, ये बस ऐसा है कि एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन है। बाकी अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं और यहाँ तक समझ गए हैं तो मतलब हमारा जॉब डन है। ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं या यहाँ तक समझ गए हैं तो हमारा जॉब डन है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है कि सर ये यहाँ तक कैसे आ गया, ये आपने कैसे लिख दिया, तो आप पूछ लीजिए, ये जेन्युइन डाउट है। इसके बाद तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं एक फॉर्मूला बना पाऊँ। तो
अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट है कि सर ये क्यों कर रहे हैं, या तो वो कॉन्सेप्चुअल डाउट है, वो आप पूछ लीजिए। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक। बाकी यहां तक थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं देखता हूँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके फॉर्मूला बनाते हैं इसको। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इट पीछे करना है स्लाइड। यस सर, बैठ के आज डन है, चलिए ठीक। इसी के आगे बच्चों कंटिन्यू कर दे रहा हूं मैं जो लिखा है, एम जी आर ई स्क्वायर 1/RE, एम जी आर ई स्क्वायर 1/RE -1/RE प्लस एच। ठीक है, तो एम जी आर ई स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, आर ई इंटू आर ई प्लस एच, न्यूमरेटर बन जाएगा बच्चों आर ई प्लस एच माइनस आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा एम जी, और एक आर ई से ये एक आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एम जी आर ई इंटू एच डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ऊपर नीचे फिर से आर ई से डिवाइड कर दीजिएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर ई। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट और change in potential energy of the particle in taking the particle to h height from the surface of earth, इसका फॉर्मूला आएगा बच्चों mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h अपॉन आर ई। अभी जो लास्ट में बीच में हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किया, अगर आप भूल जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये लास्ट में जो फॉर्मूला आया है ये याद रखिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन आर ई। पर अब मत पढ़ाइए। हाँ बस मैं नहीं पढ़ा रहा। बस मुझे एक चीज बताइए बच्चों, जैसे एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर एच की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है आर ई से, तो देखिए अगर एच बहुत ज्यादा छोटा है आर ई से, तो ये रेशियो बहुत कम हो जाएगा 1 से, तो फॉर्मूला बन जाएगा, अगर एच बहुत छोटा है आर ई से, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर एम जी एच। ये फॉर्मूला बच्चों हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है? है ना? अगर आप बहुत क्लोज हैं अर्थ सरफेस के, तो mgh है ना, जो वर्क एनर्जी थ्योरम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे, जब h बहुत छोटा होता था आर से, तो mgh लिख देंगे। अगर h कंपेरेबल है रेडियस ऑफ अर्थ के साथ, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन आर टू वर्क डन। ये नोट कर लीजिए बच्चों, यहां तक ये भी लिख लीजिएगा कि h बहुत छोटा है तो ये सिचुएशन होगी। इसके बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। बस एक लास्ट सवाल कर लीजिए, फिर उसके बाद डन है। इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है बस। रोटेशन की डिग्री बता देना सर। डीबीबी आप लोग सॉल्व करिए, 1 2 3 कल डिस्कशन करेंगे हम लोग। और बच्चों मैंने आपको बता रखा है, ये सवाल हल कर लीजिए। अर्थ की सरफेस से Re/2 दूरी तक ले जा रहे हैं, m मास का पार्टिकल है, आपको बताना है कितना वर्क कर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना चेंज होगा, एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क कितना होगा।
RE/2 हाइट तक ले जा रहे हैं पार्टिकल को। आखिरी सवाल है, आप बताइए आंसर फिर डन है। अगर RE/2 हाँ ओके, पहले वाले का आंसर क्या बता रहे हैं? तो mgr/3 mgr/3 आ रहा है, यस सर और दूसरे वाले का माइनस mgr/3 सर -mgr/3 पहले वाले का -mgr/3। नहीं सर एक्सटर्नल का आ रहा है सर -mgr/3। तो बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो सेम रहना चाहिए, तो ये भी बचे +mgr/3 ही आएगा, और लास्ट वाला क्या आएगा? -mgr/3, लास्ट वाला -mgr/3 है ना। तो ये आएगा। इसमें जिनको डाउट है मैं देखिए बता देता हूँ सॉल्व करके। h की जगह आपको RE/2 रखना है, तो h की जगह RE/2 रख दीजिए, और नीचे देखिए 1 + h/RE होगा, तो 1 + 1/2 बचेगा। अगर आप यहाँ पे RE/2 रखिएगा तो ये 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे बच जाएगा, तो mgre/3 आ जाएगा। तो एकदम सही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgr/3, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट उतना ही होगा, ग्रेविटेशन का उसका माइनस साइन के साथ हो जाएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए एंजॉय करिए, बहुत फिजिक्स पढ़ लिया आज आप लोग। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। DPP 1 से 3 सॉल्व कर लीजिएगा रोटेशन की, पहली बात। दूसरी चीज, डाउट पूछिएगा तो डिस्कशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर चौथा सॉल्व कर दीजिए, 5वां सॉल्व कर दीजिए, 10वां। मैं पूछूंगा कि क्या समस्या है तो आपको बताना पड़ेगा। ओके धन्यवाद, चलिए बाय बेटा, एंजॉय करिए, बाय।